आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं पंकज विश्वास जी। तो पंकज विश्वास जी से विस्तार से बात नहीं हो पाई थी, एक पैनल में तो बात हुई थी रिजल्ट के तुरंत बाद, लेकिन अब पंकज जी भी थोड़े फ्री हुए हैं तो उनसे विस्तार से बात करने का समय है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पंकज जी की चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पंकज जी, आपके चैनल का नाम बताइए, मैं भूल गया। पॉलिटिकल डेली। तो पॉलिटिकल डेली को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो पंकज जी, सर, सरकार बन गई आपकी, अब कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल 5 मंत्री वेस्ट बंगाल को मिला है और बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री ने आज जो उनका जो भी है कैबिनेट, छोटा सा कैबिनेट है फिलहाल। बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए हैं, करीब 6 फैसले लिए हैं फर्स्ट कैबिनेट में और 5-6 और बड़े फैसले लिए जाने हैं नेक्स्ट कैबिनेट में, जो सोमवार को होना है। नेक्स्ट सोमवार को? अगले सोमवार को फिर एक कैबिनेट की बैठक होगी। तब तक लगता है कि मुझे और भी जितने भी बाकी कैबिनेट के सदस्य और पूरा मंत्रिमंडल, मुझे लगता है कि कम से कम 7-10 दिन के अंदर में वो तैयार हो जाएगा। शुभेंद्र जी बता रहे थे आज नवान्न में 7-10 दिन के अंदर में उनका कैबिनेट तैयार। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि शुभेंदु जी जो है वो बड़ी आसानी से मिल रहे हैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, सभी से। तो वो जो उनका जो सहज स्वभाव है वो तो अभी भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री बनने का असर नहीं आया? एक्चुअली ये सच है कि मैंने जितने भी एलओपी से इससे पहले मिला हूं मैं, सबसे इजीली उनसे मिला जा सकता था। बस एक फोन घुमाने से ही उनका जो पीएस था, जो चंद्रनाथ रथ, जो देखता है, अभी नया एक पीएस उनका बना है, उनका नाम आरुष है। और जो पहले वाले पीएस थे उनको एक कॉल से ही कोई भी अगर उनसे कनेक्ट करता था, वो बहुत जल्दी उनसे मिलवा देते थे। और सुरेंद्र बाबू भी अगर फ्री रहते थे, उनसे मिलना काफी आसान था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो उनका जो सहज स्वभाव है मिलने का, आपने सही कहा, वो अब लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और कल पुलिस उनके घर के सामने ने बैरिकेड किया था। जैसे पुलिस का कॉमन प्रोटोकॉल रहता है मुख्यमंत्री को जिस तरीके से सर्विस देना है, तो उनको जैसे भी पता चला कि उनके घर के सामने भी बैरिकेड बन गया है, जैसे कि ममता बनर्जी के घर के सामने था, उनके भतीजे के घर के सामने था, कुछ ना होते हुए भी, एक सिर्फ होते हुए भी, तो जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करके कि बोला इसको हटाओ भाई, मुझे ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरे अपने इलाके के लोगों से मुझे कोई परेशानी नहीं है और मेरे लिए उनको भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तुरंत उन्होंने हटवा दिया। तो अभी भी काफी इजीली लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे मिल रहे हैं, लोग उन्हें बधाई देने के लिए जा रहे हैं। तो और रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक उनका मैंने शेड्यूल देखा है, शेड्यूल रहता है। सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, 8 बजे से उनका शेड्यूल शुरू हो रहा है, रात 12-2 बजे तक चल रहा है। तो अभी भी जैसा कि आपने बताया कि सहज स्वभाव उनका अभी भी दिख रहा है। हाँ, अभी उनका फुल कैबिनेट नहीं बना है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब उन पे काम का प्रेशर बढ़ेगा, तब हो सकता है कि ये मिलने जुलने का कार्यक्रम थोड़ा कम होगा। और जिसकी वजह से जनता ने उन्हें चुना है लोगों को सर्विस देने के लिए, तो वो उनका फिर बढ़ेगा। तो तब, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी जो है ममता बनर्जी जैसे रूड उतना नहीं रहेंगे, जैसे कि ममता बनर्जी का फोन नंबर भी किसी को पता नहीं था
और कभी उनका फोन पब्लिक भी हो जाता था तो वो अपना नंबर बदल लेती थी। ममता बनर्जी जितनी जल्दी से पलट गई पावर में आने के बाद ही, आपको पता होगा बंगाल में कभी भी किसी तरह की घटना होने से ममता बनर्जी पहुंच जाते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने मतलब पूरा अपना जो स्वभाव है उसका परिवर्तन कर लिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शुभेंदु जी इतना बदलेंगे। हाँ, काम का प्रेशर रहने से उनका तो जो काम का प्रेशर बढ़ने के बाद उनका जो मिलने-जुलने का कार्यक्रम हो सकता है थोड़ा कम हो। लेकिन जनता को सर्विस देने के लिए मुझे लगता है कि योगी जी जैसा या नीतीश कुमार जैसे जनता दरबार का मॉडल चलाते थे, उनके दिमाग में भी शायद इस तरीके का कोई मॉडल हो, लोगों से मिलने-जुलने का। और सबसे अच्छी बात उन्होंने आज जो कहा है कि सारा फैसला मैं नहीं लूँगा या हर बात के लिए आप मेरे ही पास मत आना। कैबिनेट जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मंत्रालय जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप उसी मंत्रालय के मंत्री से जवाब पूछिएगा। हर बात के लिए मेरे पास नहीं आइएगा, ये अनुप्रेरणा वाली सरकार नहीं है। कुछ भी बंगाल में इससे पहले होता था तो लिखा जाता था ममता अनुप्रेरणाएँ, मतलब ममता बनर्जी के उनके इशारों पे ऐसे टाइप का। तो उनके सिर्फ एक मुख्यमंत्री के इशारों पे पूरा फैसला नहीं होगा, ये जनता की सरकार है और अलग-अलग डिपार्टमेंट के मंत्री फैसला लेंगे, इसमें कोई दबाव नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल आज जो निर्णय दिए गए उसमें सबसे पहला निर्णय जो है, वो यही है कि सब 321 कार्यकर्ता जो मारे गए थे, उनके जी, परिवारों का संरक्षण, उनके परिवारों का भरण-पोषण सरकार करेगी। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और हर मतलब 321 जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसका बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगा, उन्होंने बताया है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि फैमिली के किसी भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में जैसा उनका डिग्री रहेगा, उनका जैसा कैपेसिटी रहेगा, उस कैपेसिटी के अनुसार उनको नौकरी दिया जाएगा। ये पहला फैसला था। मुझे लगता है कि दूसरा जो फैसला था, ये सबको पूरा जो जमीन है हस्तांतर करने का मुख्य बीएसएफ सचिव को। को, हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लग रहा है। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, भारत की सुरक्षा या बंगाल की सुरक्षा जो भी कहिए, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और पूरे चुनाव में, बंगाल के पूरे चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको ही फोकस करके वो अपना कैंपेन वो चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रोज लाखों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल में घुस जाते हैं, अगर उसको रोकना है उस इन्फ्लक्स को, तो इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। और गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट। डिटेक्ट और डिलीट तो हो गया है, लेकिन डिपोर्ट करने के बाद अगर मैदान खुला होगा तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए वो ये बोल बाढ़ रहे थे ना, लगाना जरूरी है। हाँ सर। हिमंत हिमंत बिश्व शर्मा जी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा देखिए मैं तो रात के अंधेरे में उनको जो है वो पुश बैक कर देता हूँ, और वो हाँ। बंगाल से घूम के वापस आ जाते हैं। जी, बात तो सही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका नदी वाला है, कुछ जंगल वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे फेंसिंग लगाने का काम मतलब जोखिम भरा होगा या परेशानी भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मान लीजिए जहाँ पे रिवर है, रिवर साइड में, अपने साइड में तो हम बाढ़ लगा सकते हैं। अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा मुझे लगता है। और अच्छा, सरकार ये आपका ये सुंदरबन का इलाका है, सुंदरबन के इलाके में कैसे करेंगे? सर, सुंदरबन के इलाके में नदी के इस पार वो बाढ़ लगाया जाता है, वो फेंसिंग रहता है ताकि जानवर भी अपने साइड से उस साइड न चले जाए। वहां पे फेंसिंग रहता है सुंदरबन में। पूरे सुंदरबन में आप अगर नेट में भी सर्च कर लेंगे, गूगल में भी, तो भी आपको पता चल जाएगा कि पूरे सुंदरबन में अपने साइड में बाढ़ है। लेकिन वो जानवरों को रोकने के लिए जो बाढ़ है वो रस्सी वाला है, प्लास्टिक के मोटे मोटे रस्सी वाला बाढ़ है। मुझे लगता है कि उसको अब कांटा तार, मतलब लोहे का बाढ़ वहां पे लगाया जा सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे वो पूरा आपका इच्छामती रिवर का काफ़ी लंबा बॉर्डर पड़ता है, नॉर्थ वहां साउथ पे ये 24 सबने परगना बताया में। है कि वहां सांप छोड़ेंगे, क्रोकोडाइल छोड़ेंगे। सुना तो मैंने भी था। लेकिन अभी जो जाने वाले हैं वापस, जी उनको तो फैसिलिटेट करना पड़ेगा ना, वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या समाचार है? सर, इन्फ्लक्स कम हुआ है। जो जाने वाले थे, भगने वाले थे, वो तो भाग गए। लेकिन जिस तरीके से, जिस तादाद में लोग इधर आ रहे थे चोरी छुपे, तो वो बीजेपी सरकार के आते ही
वो कम हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ? ये इसी तरीके से पता चलेगा कि मान लीजिए 1000 आदमी अगर अंदर आता था तो दिखाने के लिए कम से कम 10 आदमी को पकड़ा जाता था, जो अलग अलग थाने में उसको बीएसएफ उनको हैंड ओवर कर देती थी। अभी किसी थाने में हैंड ओवर का घटना नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब बीएसएफ 1000 में से 10 नहीं पकड़ रही है। पकड़ क्यों नहीं रही? अगर आएगा तब ना पकड़ेंगे। अब थोड़े ही बांग्लादेश में घुस के वो पकड़ के ले आके यहाँ के लोकल थाने में डाल देंगे। अभी बहुत कम हो गया है बीजेपी के आने के बाद, क्योंकि उनको पता है अब फ्री हैंड मिल जाएगा बीएसएफ को और पुलिस को भी। किसी को भी कहीं ठिकाने लगा देंगे तो वो कोई ह्यूमन राइट्स का मसला अब नहीं होगा, चिल्लाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, चिल्लाने वाले की तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तादाद थी। आपके आयुष्मान भारत भी लागू हो गया, बीएनएस भी लागू हो गया और भी बहुत सारी स्कीम्स लागू हो गई। फसल बीमा, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, जितने भी और सारे केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट थे जो बंगाल में या तो डिफंक्ट कर दिए गए थे या चालू नहीं थे, सारे को अब मतलब इंक्लूड किया जाएगा। सर केंद्र सरकार का जितना रेशियो है, राज्य सरकार तो अपना रेशियो देने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चालू नहीं था। सारे प्रोजेक्ट सब चालू हो जाएंगे। ये बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जो बंगाल का जो अपना प्रोजेक्ट था हेल्थ वाला, आयुष्मान का जो विकल्प था, उसमें ये क्या था कि पहले आपके घर में किसी महिला का होना जरूरी है, वो कार्ड आपके घर के किसी महिला के नाम पे इशू होना था। मान लीजिए अगर किसी के घर में कोई महिला नहीं है तो वो क्या करेगा? हो ही सकता है कोई शादी नहीं किया, उसका अगर पिता माता मर जाए, वो खुद भी अगर शादीशुदा न हो, उसका कोई बहन की भी शादी हो गई हो, वो अकेला रहता हो या 2 भाई रहता हो, तो उसको नहीं मिलेगा। घर में किसी महिला के नाम पर ही वो कार्ड होना था। और सबसे बड़ी बात है उसमें इतना कम पैसा अलॉट होता था कि ज्यादातर पैसा जो मरीज है उसको भरना पड़ता था। और सबसे उसमें समस्या थी, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो स्वास्थ्य साथी कार्ड नाम सुनते ही वो मरीज का इलाज करने से मना कर देते थे। वो इशू मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अब सॉल्व होगा आयुष्मान भारत के लागू होने के साथ। क्यों नहीं लागू कर रही थी मैडम? उसमें मोदी जी का फोटो था ना। अच्छा। आपको पता होगा सर, कोरोना के टाइम में जब वो सर्टिफिकेट पर मोदी जी का जो तस्वीर, दाढ़ी बढ़ा हुआ मोदी जी का जो तस्वीर लगा होता था, तो ममता बनर्जी भी गवर्नमेंट से खरीदने लगी और पैरेलल वो भी कुछ कुछ लोगों को देने लगी, ताकि संख्या में कम हो लेकिन कम से कम 10 फोटो ममता बनर्जी का भी रहे और वो प्रचार कर सके कि कोविड के टीके हम ही ने दिलवाए। अच्छा। जी। तो सबको पता है फोटो कि से, मोदी जी के फोटो से बड़े एलर्जी है ममता बनर्जी को। हाँ, हाँ। तो ये तो अब सभी स्टेट्स ने पश्चिम बंगाल को छोड़ के 60-40 पैटर्न पे है ये, 60 सेंट्रल फंडिंग और 40 स्टेट फंडिंग। तो 60-40 मेजॉरिटी फंडिंग तो सेंट्रल का ही है और हर स्टेट ने इसको लागू किया। तमिलनाडु ने भी किया, केरला ने भी किया और जो कांग्रेस की स्टेट्स है, कर्नाटका, तेलंगाना, सबने किया। हमारी दीदी ने क्यों नहीं किया? बस केवल इसी कारण कि मोदी जी का फोटो। सर जो दीदी है, मुझे लगता है कि वो इस सोच में पड़ी हुई थी कि ये शायद भारत है ही नहीं। आप देखिएगा पश्चिम बंगाल का नाम तो पश्चिम बंगाल है, बांग्ला में भी बोलते हैं हम लोग पश्चिम बांग्ला। अगर ये पश्चिम बांग्ला है तो उनका जो लोगो था राज्य सरकार का, उसमें बॉ क्या कर रहा था? इसके पहले जो स्टेट का लोगो था ममता बनर्जी के समय में, विश्व बांग्ला। फिर तब तक तो राज्य का नाम आपको बदल के वो विश्व बांग्ला रखना चाहिए था। वो कहती थी राज्य का नाम जब तक आप नहीं बदलते हैं तब तक तो आपको राज्य का जो ओरिजिनल नेम है उसी नाम पे रखता। सरकार तो कुछ भी नहीं रख सकता है ना, वो तो अभिषेक बांग्ला, ममता बांग्ला ऐसा नहीं हो सकता है। जो है उसी को रखना है। मुझे लगता है कि वो जो है वो सोचती थी कि ये भी बांग्लादेश। वो सब समय लोग कह रहे हैं कि साहब उनका और बांग्लादेश का सेटलमेंट हो गया था और कहा था कि भाई एक ग्रेटर बंगाल बनाएंगे, ग्रेटर बंगो, और उसमें ममता जी प्रधानमंत्री रहेंगी और तारिक रहमान प्रेसिडेंट बनेंगे। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में भविष्य में इसी तरह के कोई ये काम कर रहा होगा, परिकल्पना काम कर रहा होगा कि आज नहीं तो कल से ही जब मेरे प्यारे भाईजानों की संख्या कम से कम 50% हो जाएगी तो हम फिर ये मुहिम भी छेड़ देंगे।
तब तक थोड़ा दुश्मनी, थोड़ा प्यार मोहब्बत इसी तरीके का फॉर्मूला चलाते हैं जब तक हो सके, क्योंकि उनके जो चहेते हैं बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम साहब, वो तो ओपनली कोलकाता में मैक्सिमम जगहों पे उर्दू साइन बोर्ड लगा दिए थे। राजा बाजार, खिदीरपुर, बहुत सारे एरियाज में आपको सिर्फ उर्दू साइन बोर्ड दिखेंगे बंगाल में आने के बाद। उनके इलाके में जो भी प्रोग्राम होता था वो उर्दू में होता था, ताकि हम लोगों को समझ में ही नहीं आए कि उनका एजेंडा क्या है। बहुत सारे इलाकों में है। एक गुलशन कॉलोनी बोल के एक इलाका है बाईपास के पास, वो पूरा कॉलोनी बांग्लादेशी मुसलमानों का वो कॉलोनी, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान तो बांग्ला भाषा में बात करता है। लेकिन अगर आप गुलशन कॉलोनी में जाएंगे या ऑनलाइन में भी तस्वीरें अगर वहां की सर्च करेंगे, देखेंगे कि वहां सारा साइन बोर्ड जितना भी जो भी लिखा है, मैक्सिमम दुकानों के साइन बोर्ड को छोड़ के बाद बाकी जितने भी सरकारी साइन बोर्ड है सब मैक्सिमम उर्दू में है। मुझे ये खेल समझ में बहुत बाद में आया कि ये खेल क्या है। ये वही खेल है ग्रेटर बांग्लादेश वाला। लेकिन अब हिसाब होगा, क्योंकि जिस दिन 4 तारीख को जब बीजेपी जीती उसी के बाद वहां पे रैली निकला। जब रैली निकला तो उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। जब उधर से पत्थर शुरू हुआ तो इधर से भी डंडा चालू हो गया। फिर बाप बाप करके वो पुलिस को फोन करने लगे। पुलिस तो तब तक तो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो पुलिस भी वहां चुपचाप तमाशा देखने लगी, जैसे पुलिस का स्टाइल है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो पुलिस तमाशा देखती है, बाद में या तो इलाज करवाती है या तो उनको थाने में लेके चले जाते हैं पुलिस। तो इस बार बहुत मजा आया जो वहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे उनको। पत्थरबाजी का तो कई जगह आ गया ना इंस्टेंस है। आपका आमडांगा वाला कोई आपका एमएलए है टीएमसी का, उसने हमला कराया, और भी एक दो जगह का खबर आया है। आपके दक्षिण दिनाजपुर का खबर आया है, हालांकि ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ही है। कहीं मिडनाइट ट्रीटमेंट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मिडनाइट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये तो अच्छी खबर है, मिडनाइट ट्रीटमेंट तो बहुत जरूरी होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब लोग गुस्सा थे तो बीजेपी के भी जो सीनियर लीडरशिप है वेस्ट बंगाल के, उनमें से तो एक आपको पता ही है जो गांधी जी के अभी बड़े फैन बने हुए हैं। तो उनके पैरेलल भी 2-3 लीडर है। जब उन लोगों से पूछा गया, जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि ये गांधी के हम लोगों को तो आप नाथूराम गोडसे महान है इतना दिन समझा रहे थे, अब गांधी जी कैसे महान हो गए, तो बोले ठीक है किताबों में लिखना पड़ता है, लेकिन जो फॉर्मूला है मिडनाइट ट्रीटमेंट वाला वो चालू रखना, लेकिन थोड़ा समझ बूझ के, ताकि ज्यादा परेशानी ना हो, कहीं सीसीटीवी में ना आए। मिडनाइट ट्रीटमेंट चालू है, ऐसा नहीं कि एक तरफा मार खा रहे। मिडनाइट ट्रीटमेंट आराम से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसीलिए तो वो अभी चिल्ला रहे हैं वो लोग भी कि हमला हो रहा है। आप कल्याण बनर्जी के अगर फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे मन बहलाने वाले वीडियो मिल जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ट्विटर का जो हैंडल है, एक्स हैंडल, वहां भी उस तरह का वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो कई सारे आपके तृणमूल के नेता हैं, वो अचानक अपना रातों रात उनकी आवाज बदल रही है और चोला बदलने की कोशिश में है। इनको ले मत लेना आप लोग कहीं। सर देखिए, तृणमूल कांग्रेस तो एक प्लेटफॉर्म था पैसा कमाने का, वो तो कोई पार्टी था नहीं। अब उन लोगों को पता है बहुत जल्दी 1 साल के अंदर में म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होना है, और 1 साल लगेगा 2 साल के अंदर में जो लोकल बॉडीज और एक है पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, इसका इलेक्शन होना बाकी है। 2 साल के अंदर में सारा मामला काम तमाम हो जाएगा, और धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे म्यूनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए जा रहे हैं। वो भी कार्रवाई शुरू हो गया है। तो इनको समझ में आ गया है, बीजेपी जहां भी जाती है कम से कम 20-25 साल से पहले तो ये वापस आते हैं नहीं। तो आने वाले अगर 20 साल तो उनको जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहना है तो उनको पार्टी तो अभी बदलना ही पड़ेगा। मेरे पास भी बहुत सारा फोन आया है कि थोड़ा उस नेता से बात करवा दो, फलाना नेता से बात करवा दो, लेकिन कोई बात करने के मूड में है ही नहीं। किसी को अगर फोन करते तो गाली देने लगता है बीजेपी का नेता, क्योंकि उनको भी पता है अगर पार्टी में किसी को अभी लेंगे तो सबसे पहले उनका पोस्ट चला जाएगा। अगर किसी को बोले भी, हाँ ये है कि बहुत सारे टीएमसी में सज्जन लोग भी हैं, सारे तो करप्ट मतलब 90% खराब लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे लोग तो हैं, अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलर थे या अलग-अलग टीएमसी के पदों पे थे, लेकिन वो पैसा कमा नहीं पाए या उनका औकात नहीं था पैसा कमाने में। वो भी आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी लेने से अभी बीजेपी के जो लोग हैं वो कतरा रहे हैं। सारे जितने भी यहाँ ऑटो यूनियन है, ट्रेड यूनियन जितने भी हैं, उनको तो पता नहीं है कि बीजेपी के पास ट्रेड यूनियन रखने का सिस्टम है नहीं, वो तो आरएसएस के पास है। ये बस करना पड़ेगा उनको। लेकिन वो खुद ही सड़कों से बीजेपी का झंडा उठा के अपने रिक्शा के सामने, अपने ऑटो के सामने बांध के वो खुद बीजेपी बीजेपी का राग आलाप रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि ऑफिशियली बीजेपी के साथ जुड़ जाए या आरएसएस के साथ, उनको तो उतना समझ है नहीं। वो चाहते हैं कि सरकार सत्ता पक्ष के साथ रहे, लेकिन वो भी काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि वो आना चाह रहे हैं, बीजेपी उनको नहीं ले रही। बीजेपी बोल रहे हैं कि पहले आरएसएस अपना पूरा सिस्टम बनाए और किसको कैसे लेना है वो पूरा फाइनलाइज़ हो, उसके बाद तुम लोगों को इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो तो अभी आना चाहते हैं। और वो उसको इंक्लूड करने में भी वो चोरी-चकारी वाला सिस्टम जो है वो चलेगा नहीं, तो फिर कैसे नहीं, काम चलेगा? वही तो। पहले तो मनमर्जी चलती थी, आप मीटर्स डालो या नहीं डालो, इस तरह का भी होता था। अब ये तो पूरा आज की होता बात नहीं है, जब जब मैं वहाँ 40 साल पहले होता था, तब भी ऐसे करते थे। जी सर, सिर्फ यही नहीं, अगर आप नया ऑटो उतारेंगे किसी रूट पे, तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख देना पड़ता था, कहीं-कहीं 3-3 लाख भी देना पड़ता था ऑटो से नए रूट में नया गाड़ी उतारने के लिए। टोटो को भी 50,000 60,000 जो ई-रिक्शा जो है, उनको भी हुँ, पैसा देना पड़ता था, रिक्शा को भी मंथली हफ्ता देना पड़ता था उनको। तो वो सारा सिस्टम तो यहाँ चलेगा नहीं। अगर कोई लेगा, अगर पता चल जाएगा तो सबसे पहले उसका शेयर जाएगा। तो जो पैसा उठाने वाले हैं वो भी नाखुश हैं और जो बीजेपी में एक्चुअली आना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे, वो बेचारे भी सोच रहे हैं कि बिना इतना दिन तो एक सिस्टम चलता था। पहले टीटू यूनियन था वामपंथियों का, उसके बाद टीएमसी का था। बिना यूनियन के ये स्कैटर्ड नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि किसी एक बरगद के पेड़ के नीचे रहे। अब वो बरगद का पेड़ मिल नहीं रहा है इनको, ये भी एक समस्या है क्योंकि माइंडसेट बन गया है, बिना यूनियन के ये चल नहीं पाएंगे। इनके इश्यूज को कौन एड्रेस करेगा? भारी समस्या हो जाएगा फिर तो। अब वैसे भी वो पूरा जो कटमनी का सिस्टम था, वो तो अपने आप खत्म हो गया अब 1-2 जगह कहीं बैठे भी मिले, मैंने देखा तो लोगों ने दौड़ा लिया उसको, वो भी भाग गया। हाँ, तो लोग फ्री हो गए हैं, लोगों को लग रहा है वास्तव में फ्रीडम आ गई है। कोई गड़बड़ कर रहा है तो लोग भी दौड़ा रहे हैं उसको। तो है। लेकिन सर जो ट्रेड यूनियन वाला मसला है वो एक सीरियस मसला है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कट मनी, मान लीजिए बहुत सारे 1-2 रूट में उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है या कोई अगर नया अब स्पेस भी कम है, मान लीजिए एक रूट में अगर 50 ऑटो है, अगर कोई 10 आदमी जबरदस्ती अब घुस जाए तो कोई ना कोई तो होगा इस सिस्टम को रोकने वाले। तो ट्रेड यूनियन को कुछ-कुछ इश्यू है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा, जो भी हो, जो भी सिस्टम बीजेपी इंक्लूड करे क्योंकि इसके पहले यहाँ पे बीजेपी का भी एक अपना ट्रेड यूनियन होता था, लेकिन वो तो ऑफिशियली नहीं था, वो टीएमसी के बीजेपी के नेता लोग चलाते थे। तो अब बीएमएस को या आरएसएस को जल्द इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जब आप सरकार में हैं, तो लोगों की समस्या को समाधान करना आपका ही कर्तव्य है। ट्रेड यूनियन में बहुत सारा इशू है। ये पैसा नहीं उठाएँगे तो कोई लोकल दादा या लोकल गुंडा पैसा उठाने लगेगा। फिर एक रूट में अलग रूट के लोग घुस जाएँगे। तो इश्यू है, इन इश्यू को सरकारी तौर पे आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ़ मुँह मोड़ के चले जाने से नहीं होगा कि नहीं चलो हमारा कोई दायित्व नहीं है, मेरा तो अपना यूनियन है ही नहीं, हम बीजेपी वाले लोग हैं, ये आरएसएस का है। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ न कुछ समन्वय बैठाना पड़ेगा दोनों को। हाँ, ये तो है। इश्यूज़ तो देखने पड़ेंगे निश्चित रूप से। अब आपको 4 तारीख के बाद, अब तो आज तो करीब हफ्ता भर होने को आ गया। जी। आज हफ्ता भर हो गया, बल्कि रिज़ल्ट के हुँ। बाद से तो आज हफ्ता भर हो गया। तो ये हफ्ते भर में कोलकाता में, कोलकाता के आस-पास लॉ एंड ऑर्डर में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले तो पुलिस को लोकल नेताओं को फ़ोन करना पड़ता था। अब वैसा नहीं है, अब पुलिस अपना डिसीज़न खुद ले सकती है। जिस तरीके से मोदी जी आने के बाद इंडियन आर्मी को खुला छूट दे दिए थे कि अपने हिसाब से फैसला लो।
हर फैसला दिल्ली में नहीं लेना पड़ेगा, गोली चलाने के लिए भी फैसला नहीं लेना पड़ेगा। तो पुलिस को भी अब खुला छूट है कि कहीं भी अगर कुछ हो रहा है तो पुलिस अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। और 2-3 इंसिडेंट तो ऐसे हुए कि मुझे पता है कि बीजेपी के लिए ही लोग गिरफ्तार हो गए, बीजेपी वाले थाने पे धरना देने चले गए, तो इन्होंने बीजेपी के ही ऊपर वाले लीडर को फ़ोन लगा दिया, देखो तुम्हारा ये आदमी है, ऐसे-ऐसे बोल रहा है। तो फिर उनको भी धमकाया गया, बीजेपी के जो लोअर लेवल के लोग थे जो छुड़ाने गए थे किसी केस में जो फँस गए थे वहाँ। तो अभी पुलिस को भी खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में तो सबसे बड़ा ये है कि पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरीके से होता था, पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ। ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है बंगाल में। बीजेपी के लोगों को भी हाथ बाँध दिया गया कि नहीं, जिस मन में जितना गुस्सा हो, कुछ भी हो, अब लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना है। नाराज़गी है, लेकिन पार्टी का हाई कमांड अगर जो बोलेगा उसको तो मानना तो पड़ेगा ही। तो ये तो एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। और कट मनी का जो इश्यू था वो भी बहुत हद तक खत्म हो गया है। हाँ, कुछ-कुछ इश्यू अभी भी है, जैसे टीएमसी के लोग बहुत सारे यहाँ फिशरीज़ इल्लीगल फिशरीज़ उनका है, वो अभी भी चल रहा है। इल्लीगल उनका बिल्डिंग है, वो काम अभी भी उनका जारी है। तो एक दिन में तो सब खत्म नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है। ये तो देखा है मैंने, बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की शिकायत ज़्यादातर जगह रहती है। जैसे सबसे बताऊँ आपको, मेजर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के कार्यकर्ता कोई भी दलाली नहीं कर सकता। तो उसको बार-बार कंपैरिज़न करता है वो कि देखिए समाजवादी पार्टी में ऐसा था, और उनका जो वर्कर था वो उसकी तो कितनी चलती थी, हमारी बिल्कुल नहीं चलती है। तो हम लोग उनसे ये बताते हैं कि हाँ भई, उनकी चलती तो थी, लेकिन वो फिर 5 साल के बाद पब्लिक जो है वो उनको मार-मार के निकाल देती थी। आप लोगों की नहीं चलती है, इसीलिए आपकी सरकार दोबारा आ जाती नहीं, कमाने के लिए कोई अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अब तो बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद, अब तो कटमनी सिंडिकेट का तो वो ज़माना नहीं रहा। अगर हाँ। कोई साफ-सुथरा इनकम करना चाहे तो वो बिज़नेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर्विस सेक्टर हुँ। है, अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेगा, तो आप लीगली कोई काम कीजिए, कोई मनाही तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के आप लोग हैं तो इसका मतलब आपको लीगल टेंडर नहीं मिलेगा। आप अगर लोएस्ट बिडर होंगे तो आपको टेंडर भी मिलेगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। एक साफ-सुथरा पैसा कमाइए, लीगली आप कमाइए, कमाने में तो मनाही नहीं है पार्टी को। हाँ, आप कटमनी सिंडिकेट नहीं कर सकते, आप फर्जीवाड़ा मत कीजिए। ठीक-ठाक धंधा तो कर ही सकते हैं, कोई मना तो नहीं करेगा आपको। अच्छा, ये अब ममता दीदी का जो इतना बुरा हाल हुआ, जी सर। इसमें खैर कटमनी भी है, सिंडिकेट है, बाकी सब है। लेकिन इसके अलावा इनके अगर देखें तो ये, मुझे कोई भी एक ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ती जहाँ पे ये कह सके कि साहब कि नहीं, ये तृणमूल ने अच्छा काम किया। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, तो वो कुछ अच्छा करती है, कुछ अच्छा नहीं करती है। और वो जो उसका रेशो होता है कि मान लीजिए उसने, किसी ने 30% अच्छा किया, किसी ने 40 किया, किसी ने 50 किया, तो अगर आपको जीत के आना है तो आपको कम से कम 50% तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ प मुझे तो टीएमसी का रेशो बहुत ही लो लगता है। ये तो शायद कोई 2-4% भी अच्छे काम नहीं किए होंगे। मैं देख रहा था सारे जो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं, वो सब के सब डाउन हैं। चाहे आप इनका देख लो आप, जो भी आप डेट टू जीडीपी रेशो कंट्री में नंबर, सबसे खराब में नंबर 2 पे है ये। नंबर 1 पे पंजाब है, नंबर 2 पे बंगाल है। उनका शायद कोई 53% है, इनका कोई 45-46% है। इसी तरह से जो पहले नेट माइग्रेशन यहाँ पॉजिटिव हुआ करता था। अभी मैं देख रहा था, कोई किसी के आंकड़े देख रहा था, पता चला कि नेट माइग्रेशन होता था यहाँ पे +2। मतलब ये, अगर मान लीजिए एक आदमी बाहर जाता था तो 3 आदमी अंदर आते थे। नेट माइग्रेशन +2 होता था। अब नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से बाहर ज़्यादा लोग जाते हैं।
आते तो शायद ही पता नहीं कोई हो कि नहीं, आते भी हैं कि नहीं आते। तो ये इंडस्ट्री जो है वो तो सबके सामने है, वो रिकॉर्ड कोई 6,500 से ऊपर इंडस्ट्रीज ऑफिशियली कंपनीज ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से चेंज करवाया। तो इस पर कभी पश्चिम बंगाल में चर्चा भी होती थी क्या कि किस आपके चाहे वो असेंबली में होती हो, जो है पब्लिक में इतना होती हो? ममता बनर्जी इतना अनाप शनाप बोलती थी कि उसी को लेके सिर्फ चर्चा होता था। जो एक्चुअल जो बंगाल का एक्चुअल जो मुद्दा था उस पर चर्चा होता ही कहाँ था। ममता बनर्जी सुबह शाम इतना उल्टा पुल्टा बोलती थी, हम्बा खम्बा रंबा रंबा, कि जिसकी वजह से और तो आलोचना होता ही नहीं था। अगर वो कुछ गलत नहीं बोलती थी तो किसी से गलत करवा देती थी। इतने दंगे हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में कि तो वो पूरा मतलब लेफ्ट के पूरे जमाने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगर लेफ्ट के जमाने में 34 साल में अगर 100 दंगे हुए होंगे तो ममता बनर्जी के पिछले 6 महीने में 100 दंगे हुए होंगे। सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद पहले रहता था जम्मू एंड कश्मीर में। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर से वेस्ट बंगाल में ज्यादा इंटरनेट बंद रहता है। तो जो हमारा मेन इशू था लोगों का, उस पर चर्चा होने का समय ही वही नहीं देती थी। अगर चर्चा कोई चैनल करेगा, वैसे तो इंडिपेंडेंट मीडिया इस पे बात करते थे, हम लोग इस पे बात करते थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोला जाता है, वहां अगर इस टाइप का आलोचना होगा तो वो पैसा ही बंद कर देंगे। करोड़ों का फंडिंग वो देते थे मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर्स को और टीवी चैनल को। तो मेन स्ट्रीम को हमेशा डर रहता था कि ममता बनर्जी नाखुश ना हो जाए, इसलिए वो मेन स्ट्रीम में उसकी आलोचना ही नहीं होती थी कि यहाँ लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, लोग भाग रहे हैं। टूरिज्म में बंगाल बहुत आगे हुआ करता था। बंगाल में विदेशी पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते थे, लेकिन अब वो बंद हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। भारत के दूसरे जगहों में उनके हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छे तरीके से उनका अच्छा आदर सम्मान होता था, लेकिन यहाँ फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ ठगने लगते थे लोग। तो सरकार जिस जिस चीज पे एडजस्ट करना चाहिए था इश्यूज को, सरकार तो उस पर करते नहीं थे। सारे नेता का एक ही इनका मतलब था, पैसा उठाओ, सिर्फ पैसा उठाओ, क्योंकि इनको पता था ज्यादा दिन ये सरकार में रहेंगे नहीं। जब ममता बनर्जी 2011 में आई तो लोग यही आलोचना करते थे कि ममता बनर्जी तो सब छोड़ छाड़ के भागने वाली औरत है, जो मन होता है कभी इस डिपार्टमेंट को वो रेजिग्नेशन दे देती थी, कभी तो लोगों को पहले लगता ही नहीं था, उनके लोगों को भी नहीं लगता था कि ममता बनर्जी 5 साल सरकार चला पाएंगे। उनका एक्सपीरियंस तो था नहीं, उनको सिर्फ रेजिग्नेशन देने का एक्सपीरियंस था। फिर 5 साल जब हो गया तब इन लोगों को लगा नहीं, 5 साल चलो सरकार चल गया है तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल में भाग जाना पड़े। लेकिन अपोजिशन इतना वीक था जिसकी वजह से वो 15 साल चला पाई, और 2021 में ही उनको सब छोड़ छाड़ देना पड़ता। अगर आईपैक वाला सिस्टम पहले डिटेक्ट हो जाता, आईपैक और पुलिस ने जो अपना पूरा प्रशासन तंत्र को जो वो दीमक की तरह उसमें घुस गए थे, वो वाला बाद में हम लोगों को पता चला, नहीं तो पहले अगर पता चलता तो 2021 में ही ममता बनर्जी हार जाती। अच्छा, ये आईपैक वाले के सिस्टम को सारे लोग क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, कल्याण बनर्जी भी लगे हुए हैं और जो दूसरे लोग हैं, रिजू दत्ता भी लगे हुए हैं, तरह तरह के और लोग भी सामने आ रहे हैं कि साहब आईपैक और अभिषेक ने कर दिया। जरा जरा विस्तार से समझाइए हमारे ऑडियंस को, ये आईपैक सिस्टम में था क्या असल में? सर, आईपैक सिस्टम 2 सिस्टम था, एक चुनाव के वक्त, एक है वॉर सिचुएशन के लिए, एक है जो शांतिकालीन जो समय है उसके लिए। शांतिकालीन समय में यानी कि चुनाव हो जाने के बाद आईपैक के लोग, ये जितने भी दफ्तर थे सरकारी दफ्तर, वहां जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे वो आईपैक के लोग थे। और अच्छा, सिस्टम में जितने भी लोग थे, मान लीजिए कोई सेक्रेटरी हो सकता है, जितने भी सेक्रेटरीज थे उनको आईपैक के लोगों के साथ लियाजो करके चलना पड़ता था। पूरा पूरा प्रशासन का जो तंत्र है वो पूरा आईपैक चलाता था। कोई अगर सरकार में बड़ा फैसला है तो वो बिना आईपैक के अनुमति के होता नहीं था। अगर कोई प्रशासनिक फैसला है जिससे कि कोई टेंडर हो सकता है, कोई डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, तो उसमें ये 75-25 का जो फॉर्मूला है, वो 75-25 का फॉर्मूला आईपैक के थ्रू ही होगा, जो कि किसको टेंडर मिलना है, और टेंडर में वो कितना आईपैक को देगा, कितना वो सरकारी लोग कटमनी खाएंगे, ये पूरा सिस्टम आईपैक डिजाइन करके रखे हुए था। अगर थाने में भी
मान लीजिए अलग अलग थाने हैं, थाने का भी जितना हफ्ता वसूली होता था उसमें भी आईपैक का वो एक मॉड्यूल था कि आईपैक को कितना पहुंचाना है, फिर आईपैक इस पैसे को कालीघाट भवानीपुर तक पहुंचाता था इतने दिनों तक। थाना में कितना पैसा रहेगा, आईपैक को कितना दिया जाएगा, ये जो पूरा हफ्ता वसूली का जो नेटवर्क था और किसको कितना मिलना है ये पूरा वो चलाते थे। और चुनाव के समय किसको किसको टिकट मिलना है, कितने रुपए के एवज में टिकट मिलना है, कौन सा ए सीट है, कौन सा बी कैटेगरी सीट है, कौन सा सी कैटेगरी सीट है। सी कैटेगरी मतलब जिसको जीत नहीं पाएंगे वो लोग, बी कैटेगरी मतलब थोड़ा सा लड़ लेंगे तो निकल जाएगा, ए मतलब 100% कंफर्म सीट है। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के लिए कितना पैसा लिया जाएगा प्रत्याशी से या जिसको टिकट दिया जाएगा उससे, ये सारा वो पैसा उठाने वाला सिस्टम ये डिजाइन करके रखे हुए। जो चीज ये चाहते थे बिहार में करने के लिए नीतीश जी ने मना कर दिया बाद में, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीतने के बाद जो डिजाइन, शायद मुझे पता नहीं लेकिन शायद किसी तरह का डिजाइन होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, मोदी जी माने नहीं। तो मुझे लगता है कि इसी टाइप का कुछ ना कुछ वो बदमाशी वाला फॉर्मूला ये चालू करना चाहते थे। तो यहाँ तो पूरा वही सिंडिकेट वाला सिस्टम चल रहा था और पूरा पैसा उठाने का जो मॉड्यूल है ये लोग चला रहे थे। और चुनाव के वक्त जब इस बार पुलिस का पूरा सिंडिकेट जब तोड़ दिया गया, इधर के थाने के लोग उधर भेज दिए गए, जितने भी इतना तबादला हुआ और बड़े-बड़े अफसर ये शांतनु वाहिनी क्या है? आपने पुलिस की सिंडिकेट की बात की, इसमें जी। शांतनु वाहिनी का नाम आता है। ये शांतनु वाहिनी क्या है? सर शांतनु सिंह राय और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं। शांतनु सिन्हा विश्वास, हाँ, शांतनु सिन्हा विश्वास, सॉरी, शांतनु सिन्हा विश्वास और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। ये क्या करते थे, ये एक पुलिस वेलफेयर कमेटी बोल के कमेटी बनाए हुए। ममता बनर्जी के आने के पहले दो पुलिस का यूनियन था, एक था लेफ्ट माइंडेड यूनियन, एक था कांग्रेस माइंडेड यूनियन। ममता बनर्जी के आने के बाद उन्होंने रूल चालू किया कि पुलिस का कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएटेड संगठन नहीं कर सकता और पुलिस का कोई संगठन नहीं रहेगा। पुलिस का सिर्फ एक वेलफेयर कमेटी रहेगा जिसका काम होगा पुलिस पर्सनल और पुलिस पर्सनल के फैमिली का क्या क्या प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना, उनका वेलफेयर करना मोटे मोटे तौर पर। लेकिन वेलफेयर के तौर पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का ही वेलफेयर होता था। उसमें हुलिया जारी किया जाता था चुनाव के पहले कि पोस्टल बैलेट सिर्फ ममता बनर्जी या टीएमसी के अलग अलग नेताओं के पक्ष में वोट करना है। बीजेपी के लोगों को कैसे सताना है, किनके ऊपर कौन कौन से केसेस है, किनको बेल मिल गया है, अगर बेल मिल गया है तो नए केस में कैसे फंसाया जाए, ये सारा प्रोग्राम वो डिजाइन करते थे। ये शांतनु वाहिनी जो ममता बनर्जी का तलवा चाटने वाला वाहिनी था, ये तो खुद ममता बनर्जी के घर का वो सारा बाजार कर देते थे, सब्जी बाजार। एक आदमी 8 साल से एक ही थाने में था। यहाँ बंगाल में 3 साल से ऊपर हो जाने पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5 साल से ऊपर कोई नहीं रहता जितना भी वो पावरफुल हो, लेकिन 8 साल से वो कालीघाट थाने में था। एक आदमी आज प्रोमोटेड होते डीसीपी बन गया है और वो पूरा करप्ट आदमी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारा दिन टीएमसी का तलवा कैसे चाटा जाए और बीजेपी के लोगों को परेशान कैसा किया जाए, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा था पुलिस वेलफेयर कमेटी का। आपको पता होगा सर कि जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस में अभिजीत सरकार बोल के एक आदमी, एक बीजेपी का बंदा मारा गया था 12 बजे, एकदम काउंटिंग चलने के समय, उसी समय। तो सीबीआई इसका जांच कर रहे थे, उसमें पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर अरेस्ट हुए थे पिछले साल। ये वेलफेयर कमेटी के लोग उस जो गिरफ्तार हुए जो कोलकाता पुलिस के लोग थे उनका पक्ष ले रहे थे। ये लोग दलाली करने का सारा हद पार कर चुके हैं ये। दलाली भी करते हैं तो बिल्कुल बेशर्मी से, एकदम पूरे नंगापन के साथ ये दलाली करते हैं, बेशर्म दलाल। अच्छा ये बताएं कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जितने भी प्रपोज होते थे, स्टेट ने अपनी तरफ से तो कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया ही नहीं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे
उसके लिए भी इन्होंने ज़मीन देने से मना किया। तो एज़ अ रिज़ल्ट मेरे ख़्याल से बंगाल शायद ऐसा एक प्रदेश, कई सारे प्रदेश हैं वैसे तो, लेकिन बंगाल में भी एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। सर एक्सप्रेसवे तो है, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेसवे नहीं है। दो मेजर एक्सप्रेसवे है। एक आपका NH-12 है अभी, जो नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल को जोड़ता है। वो 2-3 एक्सप्रेसवे है, लेकिन और भी एक्सप्रेसवे बंगाल में होना चाहिए। आप सोचिए सर कि ममता बनर्जी ने खुद जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कोलकाता का मेट्रो का एक्सपेंशन जो था, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट को ममता बनर्जी ने उस पर सैंक्शन लगा के रखा है। चिंगरी घाटा बोल के एक जगह है, वो इसको लेके आपका वो संसद में भी हंगामा हुआ था। चिंगरी घाटा में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर होगा, सिर्फ 100 मीटर जगह को एक्सपेंड करना था, और PWD को उसके लिए क्षण देना था। राज्य सरकार ने उसको होने ही नहीं दिया अभी तक। ये माथा पीटते रह गए। इससे पहले भी आपका वो सॉल्ट लेक के पास में मेट्रो वो जुड़ना था। बाबू सुप्रियो सुजीत बोस का पैर पकड़ते रहे। 3-4 साल पैर पकड़ने के बाद क्लियरेंस मिला। अभी भी बारासत तक मेट्रो चालू होना है, वो भी रुका हुआ है। जोका तक मेट्रो जाना है, रुका हुआ है। ममता बनर्जी का अपना प्रोजेक्ट था, लेकिन वो जमीन देने से अपने ही प्रोजेक्ट के लिए वो अभी जमीन देना नहीं चाहती है। समझ में नहीं आता वो एक्चुअली करना क्या चाहती है। कोई अगर, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतने भी परेशानी के बाद भी अगर कुछ कुछ काम करने लगते हैं, तो 3-4 मान लीजिए में स्टेशन बनने लगता है, प्रधानमंत्री जी फिर आते हैं चुनाव के बाद, और तो अगर उद्घाटन करते हैं तो ममता बनर्जी बोलेगी अरे ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने ही काम किया है। काम करने नहीं देंगी, काम में रुकावट पैदा करेंगी, और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट का उस प्रोजेक्ट को डिले होने के बाद भी किसी तरीके से उसको कंप्लीट करती है, तो उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। भाई एक तो बहुत मेजर प्रोजेक्ट था आपका, आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC, जो कि लुधियाना से लेके और दानकुनी तक बनना था। तो इन्होंने लैंड ही नहीं दी, तो उसको फिर सोननगर में ही बंद करना पड़ा। अब सोननगर से लेके दानकुनी का जो वो पूरा जो एरिया है वो अभी बाकी है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दूसरा नया कॉरिडोर अनाउंस किया है, जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, वो भी दानकुनी से चालू होना है। तो वो लैंड ही नहीं देंगी तो कैसे चालू होगा? उसको इन्होंने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को उसको ऑफिशियली कर्टेल कर दिया, और कर्टेल करके उसको सोननगर में ही टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि इधर आगे ज़मीन ही नहीं दे रही थी। मुझे लगता है कि अब वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब तो देना ही पड़ेगा, और देना चाहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि तो सरकार वहां भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है। अब तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आएगा, और आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी प्रोजेक्ट होगा, उसको जितनी जल्दी चालू किया जाए, और स्टेट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको वो एक हिसाब मांगेंगे, जो सरकारी अलग अलग अधिकारी का अलग अलग डिपार्टमेंट के कौन सा प्रोजेक्ट किस हालत में है, तो उसको कितनी जल्दी चालू किया जाए, उस पर अब विचार विमर्श होगा। हाँ, देखिए ना, अब उत्तर प्रदेश, अब हम तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही हैं। वो इतना बैकवर्ड होता था, सड़कों की हालत इतनी खराब थी, बिजली की स्थिति इतनी खराब थी। योगी जी के आने के बाद आप देखो, वो एक्सप्रेसवे स्टेट बन गया। एक्सप्रेसवे स्टेट के बनने के साथ-साथ 24 घंटे वहाँ बिजली मिलती है। वहाँ 1-2 घंटे भी बिजली चला चली जाए आजकल तो लोग हल्ला मचाने लगते हैं। भूल जाते हैं कि एक ज़माने में 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती थी। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह से बढ़ गए हैं। अब वहाँ पर आप देखिए 4-4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और पश्चिम बंगाल में इतना सब पोटेंशियल होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि ये वहीं खड़ा है जहाँ जब मैं 80s में यहाँ हुआ करता था, वो बल्कि उससे भी हालत खराब है। कम से कम तब तो हम चौरंगी के वरांडे में टहल तो लिया करते थे, अब तो जी। संभव ही नहीं है। सब एनक्लोज्ड हो गए, और बताते हैं कि साहब कि वो हर बरामदे के एनक्रोचमेंट में एक कोई मिनिस्टर है जो उसको पैट्रोनाइज़ करता है। वो तो है। सर आप सोचिए, ममता बनर्जी
किस तरीके से उनका सोच था कि डब्ल्यूबीपीएस और डब्ल्यूबीसीएस जो कैडर थे वो नेशनल ट्रेनिंग में पहले जाते थे। अब वो उनके ट्रेनिंग को भी बंद करके रख दिए थे कि राज्य में ही ट्रेनिंग होगा, नेशनल लेवल पे कोई ट्रेनिंग उनका नहीं होगा। और आईएएस आईपीएस की कंपलसरी ट्रेनिंग में नहीं जाने देती वो, हाँ, कंपल्सरी ट्रेनिंग में नहीं जाने देती और थी। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को तो मीटिंग में भी नहीं जाने देती थी दिल्ली। वही मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आईपी इतने दिनों तक आईपीसी चल रहा था, बीएनएस बंगाल में लागू नहीं हुआ था। सीआरपीसी और आईपीसी से ही इतने दिनों तक काम हो रहा था, क्योंकि मोदी जी ने किया है इसलिए उसको नहीं लागू करेंगे। मतलब इसमें तो इतना घटिया सोच हो स्टेट का सकता कोई है। ऑप्शन ही स्टेट का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो स्टेट को कैसे ये कर रखा था पूरा यूं ही। ये तो पूरी क्या सोच है इन लोगों की। मतलब अंधेर मोदी नगरी जी ऐसा काम भी करेंगे तो उसको यहाँ पे लागू नहीं करेंगे। ममता जी खराब करेंगी तो भी अच्छा है, लेकिन बीजेपी का भी कोई, अगर बीजेपी गवर्नमेंट का या से केंद्र सरकार का कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट हो या कोई अच्छा काम हो, उसमें उसको लागू ही नहीं होने दे देते बंगाल में। बड़ा अच्छा, दकियानुसी। एक एक मैंने आज ये भी सुना था कि आपके अनलाइसेंस्ड कैटल मार्केट्स पे रोक लगा दी है और कैटल स्मगलिंग के लिए कोई सख्त निर्देश जारी कर किए हैं, ये क्या है? सर, कैटल स्मगलिंग तो पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है। मतलब ममता बनर्जी के राज में ही लास्ट 3-4 साल में वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी का वो ऑर्डर था कि कैटल स्मगलिंग नहीं होने देना है। और वो जो कैटल स्मगलिंग का जो केस सामने आया था अबुल पचर वाला, तो उसके बाद वो रूट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हालांकि नहीं होता ऐसा मैं नहीं कहूँगा, होता है, लेकिन वो रात के अंधेरे में बहुत कम लेवल पे होता है। पहले खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से होता था, और अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो और नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने ओपनली, इससे पहले मुस्लिम एरियाज में ओपनली गाय का मांस दिखता था, अब वो भी पिछले 1 सप्ताह में नहीं दिख रहा है। राजा बाजार एरिया में तो सड़क के ऊपर ही झुला दिया जाता था मांस को, अब वो नहीं अच्छा। दिख रहा है। अब तो भीतर 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 चोरी छुपे पर्दा लगा के वो बेच रहे हैं। कि कहीं पूछा जाता है तो भाई पर्दा क्यों लगाए हो? नहीं, बहुत गर्मी है, धूप है, चलो इसीलिए लगाए हैं, ऐसा बोल के वो अंदर अंदर बेच रहे हैं। वो भी पर्दा लगा के बेच रहे हैं। तो असर दिख रहा है। सरकार कोई डिसीजन ले या ना ले, सिर्फ सरकार बदलने का जो असर है जनता पे या एक माइंडसेट पे, वो दिख रहा है। ऐसे तो साहब बांग्लादेश वाले तो बेचारे भूखों मर जाएंगे, उनका तो काम ही कैटल स्मगलिंग से चलता था। उनके यहाँ ऐसा तो नहीं है, उनके यहाँ घास नहीं है, उनके यहाँ चारा नहीं है। खुद उगाए, खुद 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 गाय का प्रोडक्शन करे, खुद उनको गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चुचुंदर जो मन हो खाए। हमने तो कोई रोक नहीं लगाया। हमारे यहाँ से क्यों खाओगे भाई? और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से यहाँ का खाओगे फिर यहीं गाली दोगे। यहाँ आओगे, यहाँ पैसा लेके फिर वापस भाग जाओगे। अरे ये देश तो कोई सराय खाना है नहीं कि तुम सिर्फ पैसा इनकम कर ले के लिए यहाँ आओगे। मान लीजिए अगर मुझे कल मेरा मर्जी हो कि मैं जर्मनी चला जाऊंगा, वो लोग मुझे क्या बिना वीजा के वो मुझे लेंगे क्या अपने देश में? कल मेरा मन हुआ कि चलो समुद्र पार करके जर्मनी चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, वो लेंगे क्या? गोली मार देंगे सीधा। तो भारत देश तो सराय खाना नहीं है। इसी इसी के वजह से तो ममता बनर्जी के इन्हीं सब गलत नीतियों के वजह से तो आज हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया है भाजपा। अगर एक तरफा हिंदू वोट नहीं करता, आज पहली बार बंगाल में हुआ है कि हिंदू वोट बैंक बना है। मुसलमान नेता तो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को जिताने के हालत में अगर नहीं है तो हम हराने की हालत में कैसे हो सकते हैं? बीजेपी को जिताने वाला हिंदू है तो बीजेपी को हराने वाला हिंदू ही होगा। अगर कोई मुसलमान, ये मुसलमान नेता ही बोल रहे हैं, अगर कोई मुसलमान सोचे कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं तो सुन लो, बीजेपी को जिताया वो हिंदुओं ने है। तुम हराओगे कैसे? तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। तुम हो 30%, कैसे हरा लोगे? बिना मुसलमान वोट के देखो बीजेपी 200 पार हो गई है। तो ये गलतफहमी में मत रखो, इस सरकार के साथ अच्छा सलूक करो, वरना अगर गलत सलूक करोगे तो उल्टा ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि ये शुभेंदु आदमी ही वैसा है, जो बोलता है वो करता है। शुभेंदु अधिकारी से डर तो लगता है लोगों को, लगता है मुझे। डर तो है, ये तो सच है, डर तो है। लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी जी अभी वो हार्डलाइनर इमेज सरकार में आने के बाद अभी तुरंत वो कैप्चर नहीं करना चाहते। थोड़ा वो
न्यूट्रल इमेज रखना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा भद्रलोक वाला इमेज रखना चाहते हैं। बोले तो है ना कि सबका हिसाब होगा। हाँ, वो तो बोले हैं कि जो गलत काम ओपनली बोला है, जीतने के मतलब जिस दिन शपथ लिए उसी रात को उन्होंने बोला है एक कार्यक्रम के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कि जो गलत काम जो करते हो बंद कर दो। ऐसा क्यों करते हो कि ताकि एक्शन हो जाए, खुद गलत काम बंद कर दो ताकि एक्शन ना लेना पड़े, वरना बहुत सारा बात है जो मीडिया में नहीं बोल सकते हैं, वो सब भी शुरू होगा। ये तो है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आपका वो टर्न हो गया, तो होना भी चाहिए। बाकी अब आप लोग जो है क्या आगे क्या प्लान कर रहे हैं? सर शांति से रहना है, यही प्लान है। अगर कोई गलत काम करे तो उसका विरोध करना है, और ममता बनर्जी मुझे नहीं लगता है कि शांति रखेंगी। एक ये सुझाव आया है, सुझाव देख रहा था मैं, बड़ा अच्छा सुझाव है। जी। मुझे लगता है आप लोगों को भी सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि एक हेल्पलाइन हो जिसपे जहां भी कोई इलीगल दिखे वो तुरंत उस हेल्पलाइन पे रिपोर्ट हो। ऐसा हेल्पलाइन अमेरिका में चलाया गया है, अमेरिका में। अच्छा। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, तो उस तरह का हेल्पलाइन हो जिससे जिसको भी जहाँ भी कोई इलीगल दिखे तो वो तुरंत रिपोर्ट कर दे सरकार को और सरकार उसके ऊपर एक्शन ले। जी सर, ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ तो इलीगल काम तो बहुत ज्यादा तादाद में होता है, हर जगह इलीगल ही काम होता है, लीगल तो होता कम है। अगर बिल्डिंग बनाना है तो वहां भी इलीगल काम होता है एकदम। आपका वो जमीन खरीदने के बाद जब वो प्लान पास कराते हैं वहां भी इतने दिनों तक कटमनी देना पड़ता था, और कटमनी देने के बाद भी शांति नहीं है। एकदम स्क्वायर फीट का हिसाब करके पैसा देना पड़ता था, पूरे बिल्डिंग का कितना देना है। और लास्टली उन्होंने ये हिसाब किया था कि वो पैसा वैसा जमीन मापने का वो प्रोसेस छोड़ो, हर बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है वो टीएमसी के नेता को देना पड़ता था, 2 BHK कम से कम। ये हिसाब उन लोगों ने शुरू कर दिया था। कोई अगर फिशरीज डिपार्टमेंट का काम है, वहां पूरा इलीगली ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते थे। एक कॉर्पोरेट एक देते ही नहीं थे आम आदमी को फिशरीज डिपार्टमेंट में। खेती बाड़ी से भी ये लोग पैसा उठाते थे। सरकारी जो सिस्टम था एमएसपी वाला, वहां भी ज्यादा लोगों को धान हो या गेहूं हो या आलू हो, कुछ भी सरकार जो खरीदती थी उसमें टन में 5 किलो से लेके 10 किलो एक्स्ट्रा देना पड़ता था। हर जगह यहाँ पे गलत काम, इलीगल काम, मतलब सरकार के लोग, मतलब टीएमसी के लोग गलत इस तरीके का काम करते थे। तो पूरे सिस्टम को बदलने में टाइम लगेगा। और आपने जो सुझाव दिया है, अगर वैसा कोई हेल्पलाइन सिस्टम हो तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्द नजर में आएगा कि किस तरीके से क्या कहाँ पे गलत हो रहा है। वरना तो अगर पुलिस पे भरोसा करे तो आपको पता ही है, पुलिस कोई भी सरकार में हो, पुलिस तो हमेशा अपना फायदा देखना चाहेगा। फिर पुलिस के ऊपर ये लॉ एंड ऑर्डर थोपना नहीं चाहिए। ये पूरा आपने जैसे बताया कि जनता दरबार हो या फिर एक हेल्पलाइन हो जहाँ पे लोग अपना शिकायत, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल या कुछ भी हो जहाँ पे लोग अपना शिकायत दर्ज कर पाए, तो ये बहुत अच्छा आपका सुझाव होना भी चाहिए बंगाल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।